नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू-आकृति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा की थी, जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को नहीं देखा है तो ये आज का जो सिद्धांत है आपका, इसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसलिए पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जा करके, तब आपको और भी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका भूकंप यानी अर्थक्वेक। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जो शब्द आपका लिखा होता है उसको आपको अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे भूकंप दो शब्दों से मिलके बना है, भू प्लस कंप। यहाँ पे जो भू है आपका, इसका मतलब है धरातल, यानी कि पृथ्वी का धरातल किन्हीं भी कारणों से यदि कांपता है यानी कंपन उत्पन्न होता है तो उसे आप भूकंप कहते हो। चलिए अब देख लेते हैं और अच्छे से। पृथ्वी के अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात एवं बाहिरजात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है। ठीक है, अंतर्जात बल कौन होते हैं? जैसे आपका यह पृथ्वी का धरातल है तो पृथ्वी के अंदर यानी धरातल के अंदर जो काम करते हैं वो अंतर्जात बल हैं, और जो बाहर से काम करते हैं वो बाहिरजात बल हैं। तो पृथ्वी के अंतर्जात और बाहिरजात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, यानी कि ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी ऊर्जा का निष्कासन होता है तो तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है, और इसे ही हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा निष्कासन से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उससे पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है, इसे आप भूकंप कहते हैं। वस्तुतः प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहते हैं, लेकिन कभी कभी मानवीय कारणों से भी भूकंप आते रहते हैं, जैसे परमाणु परीक्षण द्वारा उत्पन्न भूकंप, भूमिगत खानों की छतों के गिरने से उत्पन्न भूकंप, ये कारण होते हैं। यानी कि भूकंप आने का कारण प्राकृतिक भी होता है और मानवीय भी होता है। ठीक है, अब इसमें भूकंप के अंतर्गत कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ शब्द हैं, उनका भी अर्थ आपको पता होना चाहिए। वह स्थान जहाँ से तरंगों की उत्पत्ति होती है, ये आपको याद रखना है। वह स्थान जहाँ से तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, भूकंप का केंद्र नहीं कहते, भूकंप का उद्गम केंद्र, तो ये आपको याद रखना है। इसे भूकंप मूल भी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में दोस्तों फोकस कहते हैं, फोकस, तो ये आपको याद रखना है। फोकस के अलावा इसका दूसरा नाम है इंग्लिश में, उसे हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये तो बात हो गई कि जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद है कि वह बिंदु जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं। ठीक है, यानी अगर कहीं से उत्पन्न हो रही हैं तो कहीं पे पहुँचेंगी, तो जहाँ से उत्पन्न हो रही हैं उसे तो भूकंप मूल या भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं, लेकिन जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं उसे भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर कहते हैं। ये शब्द आपको याद रखना है, एपी सेंटर कहते हैं। और जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर यानी 90 डिग्री के कोण पर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपका फोकस है, यानी भूकंप की तरंगें इस जगह से उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, इसे हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और इसी केंद्र के ऊपर ठीक 90 डिग्री के कोण पर जहाँ सबसे पहले तरंगें पहुँचती हैं उसे हम एपी सेंटर कहते हैं, जो कि 90 डिग्री के कोण पर होता है फोकस के। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले
भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा कहते हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट है भूकंप से संबंधित कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भूकंप जब आना होता है तो उससे पहले वायुमंडल में कौन सी गैस फैलती है, रेडान गैस फैल जाती है। अतः रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि उस विशेष क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, यानी कि भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो वो किया जाता है सिस्मोलॉजी में। अब बात करते हैं भूकंपी तरंगों की। अभी तक तो हम देख रहे थे कि तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की धरातल पर कंपन उत्पन्न होता है, तो अब देख लेते हैं कि तरंगें कौन सी होती हैं, यानी अर्थ वेव्स। सामान्यतः भूकंपी तरंगों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो है दोस्तों भूगर्भीय तरंगें, जिसमें आती हैं पी और एस तरंगें। दूसरी है आपकी धरातलीय तरंगें, जिसे हम एल तरंगों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दो वर्ग हैं इसके। सबसे पहले बात करते हैं पी वेव्स की, जो कि भूगर्भीय तरंग है। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ गमन करती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का अनुभव ही होता है। ठीक है, चूँकि सबसे पहले उत्पन्न हो रही है तो जाहिर सी बात है कि पी तरंगों का ही सबसे पहले अनुभव होगा, इसीलिए इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये भी आपको टर्म दोस्तों याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही बनते हैं। ध्वनि तरंग कौन सी है, तो एस तरंग है, पी तरंग है। ध्वनि तरंगों के समान ये अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, होती है। अतः ये तरंगें ठोस, तरल व गैस तीनों माध्यमों से गमन करती हैं, यानी ये ठोस से भी गुजर जाती है, तरल से भी गुजरती है और गैस से भी गुजरती है। लेकिन इनका वेग ठोस, तरल एवं गैस में क्रमशः कम होता जाता है। यानी पी तरंगों का वेग सबसे किस में होगा, ठोस में, फिर इसके बाद तरल में, फिर इसके बाद गैस में होता है। अनुदैर्ध्य तरंगें, इसमें कणों का जो कंपन है वो दोलन तरंग की दिशा के समानांतर होता है, जैसे ध्वनि तरंग। तो ये भी आपको याद रखना है कि दोलन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। इनकी गति सबसे तेज तथा तीव्रता सबसे कम, यानी एस एवं एल से कम होती है। यानी गति अगर सबसे पूछे किसकी ज़्यादा होती है, तो वो पी की है, लेकिन इनकी तीव्रता कम होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी तरंग है आपकी एस वेव। पी तरंगों के पश्चात, यानी पी तरंगों के बाद एस तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। यही कारण है कि इन्हें द्वितीयक तरंगें या गौड़ तरंगें भी कहा जाता है। प्राथमिक तरंग आपकी पी है और द्वितीयक तरंग आपकी एस तरंग है, इसे गौड़ तरंग भी कहते हैं, क्योंकि ये पी तरंग के बाद सतह पर पहुंचती है। ठीक है, जैसे आपका पी तरंग ध्वनि तरंग के समान थी, वैसे एस तरंग प्रकाश तरंगों के समान है, और पी अगर अनुदैर्ध्य थी तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। इनकी गति पी से कम लेकिन एल से अधिक होती है। इनकी तीव्रता पी से अधिक एवं एल से कम होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जैसे पी ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती थी, वैसे एस जो तरंग है दोस्तों वो केवल ठोस माध्यमों से गमन करती है। ये भी आपको याद रखना है। अनुप्रस्थ तरंगें, इसमें कणों का जो कंपन या दोलन तरंगों की जो दिशा है के लंबवत होती है। ठीक है, उसमें क्या था, समानांतर थी, इसमें लंबवत होती है, जैसे कि प्रकाश तरंगें। इसके बाद है एल वेव्स। पहली बात तो ये सतही तरंगें हैं। ठीक है, इन्हें लव वेव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नामकरण वैज्ञानिक एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया है। यानी एल तरंगों की खोज किसने की थी, एडवर्ड हफ लव ने की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इन्हें लव वेव भी कहते हैं।
इनकी गति P तथा S से कम होती है, यानी सबसे कम होती है। अतः एल तरंगें पृथ्वी की सतह पर P तथा S के पश्चात प्रकट होती हैं। इसलिए दोस्तों इन्हें तृतीयक तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये P और S के बाद पहुंचती हैं। इनकी तीव्रता तो दोस्तों P और S से अधिक होती है, यानी कि जिनकी जो गति है वो P और S से अधिक होती है, कम होती है। लेकिन इनकी जो तीव्रता है, यानी जो खतरा है, सबसे ज़्यादा एल से होता है तथा ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम भूकंपीय तरंगों का संचरण किस प्रकार होता है। भूकंपीय तरंगों का संचरण भूकंप शास्त्र के अध्ययन अनुसार भूकंप की उत्पत्ति P, S और L एवं L तरंगों के रूप में होती है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के संचरण में सबसे पहले P, फिर S एवं अंत में L तरंगों का गमन होता है। ऐसा हमने ऊपर भी देखा। भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। सीधा का मतलब दोस्तों, अगर तरंगों की गति प्लस में होगी यानी बढ़ेगी, तो या कह सकते हो ऐसा उल्टा कह सकते हो कि अगर पदार्थ का घनत्व या चट्टान का घनत्व प्लस होता है यानी बढ़ता है, तो तरंगों की गति भी प्लस होती है यानी बढ़ती है। और यदि पदार्थों का घनत्व कम होने लगता है तो तरंगों की गति भी कम होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि सीधा संबंध होता है। अतः पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण भूकंपीय तरंगों की गति में भी वृद्धि होती जाती है। जैसा कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों का घनत्व बढ़ता जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, भूकंपीय तरंगों की गति में भी वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी की आंतरिक परतों में गुटेनबर्ग असंतता यानी गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी 2900 किलोमीटर की गहराई पर तक P और S तरंगों की गति में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद S तरंगें विलुप्त हो जाती हैं, यानी गुटेनबर्ग असंबद्धता तक तो जाती हैं, लेकिन इसके बाद विलुप्त हो जाती हैं तथा P तरंगों की गति में अचानक कमी आती है। क्यों? क्योंकि बाह्य कोर का पदार्थ तरल अवस्था में है और S तरंगें केवल ठोस माध्यमों से ही गमन कर सकती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी आपको बताया था कि जो कोर है पृथ्वी का, ये मान लीजिए कोर है, कोर को दो पार्ट में बांटा गया है, आउटर कोर, इनर कोर। तो जो आउटर कोर है वो तरल अवस्था में है, इसीलिए यहाँ पर S तरंगों का विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि S तरंगें केवल ठोस में जाती हैं जबकि ये तरल है। ठीक है, और P तरंगों की गति भी कम होने लगती है। बाह्य कोर में P तरंगों का परावर्तन एवं आवर्तन होता है, लेकिन आंतरिक कोर में पहुँचते ही P तरंगों की गति में पुनः वृद्धि होने लगती है, क्योंकि अत्यधिक दबाव के कारण आंतरिक कोर का पदार्थ ठोस अवस्था में है। वहीं L तरंगें केवल सतह पर ही गति करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि L तरंगें केवल सतह पर गति करती हैं, जबकि P तरंगें पृथ्वी के कोर यानी सेंटर से भी गुजर जाती हैं, जबकि S तरंगें आउटर कोर से परावर्तित हो जाती हैं यानी विलुप्त हो जाती हैं। L तरंगें सतह पर गति करती हैं, इसलिए ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं और भूकंप के माध्यम से जो विनाश होता है वो L तरंगों के कारण ही होता है। अब बात कर लेते हैं भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है। पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंप लेखी द्वारा, यानी कि जो सिस्मोग्राफ है आपका, भूकंप लेखी द्वारा भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता, उसे ही भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हो कि जहाँ पर भूकंपीय तरंगें नहीं पहुँचती हैं उसे हम छाया क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों का संचरण नहीं होता। अभी हम चित्र के माध्यम से भी आगे देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है। भूकंप के केंद्र अधिकेंद्र से, एपिसेंटर से 105 के भीतर यानी 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर P एवं S दोनों तरंगें गति करती हैं, जबकि 105 से लेकर के 145 डिग्री के बीच
दोनों तरंगों का अभाव होता है। ठीक है, कहाँ से? भूकंप के अधिकेंद्र से। 105 और 145 के मध्य इनका अभाव होता है, इसलिए यह क्षेत्र दोनों तरंग यानी P और S के लिए छाया क्षेत्र कहलाता है। 145 डिग्री के बाद P तरंगें पुनः प्रकट होती हैं, जबकि S तरंगें यहाँ भी लुप्त ही रहती हैं। यानी 105 से 145 डिग्री तक तो P और S दोनों विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन 145 के बाद P तरंगें तो पुनः प्रकट हो जाती है, जबकि S तरंगें लुप्त ही रहती हैं। इस प्रकार 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पृथ्वी के चारों तरफ P तरंगों के छाया क्षेत्र की एक पट्टी पाई जाती है, जिसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, भूकंपीय छाया क्षेत्र बनने का प्रमुख कारण P तथा S तरंगों की प्रवृत्ति है, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल तथा ठोस अवस्था में है। अतः P तरंगों की गति तरल भागों में धीमी हो जाती है, जैसा कि हमने अभी ऊपर ही बताया था आपको। P तरंगों की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर इसके बाद तरल में कम, उससे कम, और गैस में तो उससे भी कम हो जाती है। ठीक है, धीमी हो जाती है। वहीं S तरंगें तरल भाग में तो लुप्त ही हो जाती हैं, क्योंकि अभी बताया था कि S तरंगें केवल और केवल ठोस भाग में ही संचरण करती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो वीडियो है आपका 3 पार्टों में डिवाइड है, उसको आपको अच्छे से देखना होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कहाँ पर ठोस है, कहाँ पर तरल अवस्था में है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो उससे आपको तरंगों के बारे में भी जानकारी अच्छी खासी होगी। S तरंगों का छाया क्षेत्र P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र में दोस्तों P वेव्स शैडो जोन दिखाया गया, यानी कि P तरंगों का जो छाया क्षेत्र है। ये दोस्तों आपका ईपी सेंटर है। ईपी सेंटर आपको बताया था कि सबसे पहले भूकंपीय तरंगें जहाँ पर पहुँचती हैं वो आपका क्या होता है? ईपी सेंटर होता है, जबकि जहाँ से उत्पन्न होती हैं वो आपका फोकस होता है। और जो फोकस है आपका जो एपी सेंटर है वो फोकस के जस्ट 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो P वेव्स के शैडो जोन को आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी P वेव्स हैं सारी। ठीक है, ये सारी P वेव्स हैं। यहाँ पर ये इधर मुड़ गई है और ये इधर मुड़ गई है। इसके बाद ये यहाँ पे फिर से प्रकट होती है और ये पृथ्वी के दूसरी भाग तक पहुँच रही है। तो आप देख पा रहे होंगे 105 डिग्री से 145 डिग्री तक P वेव्स का शैडो जोन है, क्योंकि यहाँ पर P तरंगों की गति नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद इस चित्र में दोस्तों आपको दिखाया गया है कि S तरंगों का शैडो जोन यानी S तरंगों का छाया क्षेत्र, ये आपका E है यानी एपिसेंटर है, ये आपका F है। ठीक है, सॉरी, ये आपका E है और ये पृथ्वी का कोर है पूरा। यहाँ पे P तरंगें गति कर रही हैं, आप देख पा रहे हैं, ये भी गति कर रही हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो आउटर कोर है वो तरल अवस्था में है, तो इस भाग में S तरंगें पूर्णतः विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, और ये फिर आगे प्रकट नहीं हो पाती, क्योंकि कोर के चारों तरफ आपका तरल पदार्थ है, इसलिए वो इस साइड भी प्रकट नहीं हो पाती। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि S का जो छाया क्षेत्र है वो P की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, P तरंगों का जो छाया क्षेत्र था वो 105 से 145 तक था ओनली, लेकिन ये क्या है? ये इस तरफ के 105 से इस तरफ के 105 तक पूर्णतः छाया क्षेत्र है। तो ये आपके S तरंगों का छाया क्षेत्र है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक हम बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, तो आगे हम भूकंप के टॉपिक से संबंधित जो और जानकारियाँ होनी चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक से संबंधित पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इस टॉपिक को ख़त्म करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे, और PDF भी आपको अगले वीडियो में ही मिल जाएगा जहां पर ये टॉपिक समाप्त होगा।
ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भूकंप के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।